बच्चे ज्यादातर लालटेन वगैरह से थोड़ा पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे तो मतलब आलस कर जाते हैं कि लाइट नहीं आ रही तो हमें नहीं पढ़ना है। चाहे शिक्षा नीति बदले, चाहे शिक्षकों को पढ़ाने के तरीके बदले जाए, सर कुछ नहीं होने वाला है जब तक ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्तियां नहीं होगी। सर आज हम कई ऐसे गार्जियन से सर मिलते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके सामने रोजी रोटी की समस्या होती है कि जिन बच्चों को आप 2 रुपए किलो अनाज देते हैं और फ्री में एमडीएम बांटते हैं, उनके पास 10,000 का स्मार्टफोन कहां से होगा। नई शिक्षा नीति आने से क्या उन बच्चों पे असर पड़ेगा जो गरीब हैं, जो बहुत गांव में से आते हैं, वो फी दे पाएंगे, या फिर आप जो फी बनाएंगे अगर पढ़ाते हैं तो क्या बच्चे उस पर टिक पाएंगे। शिक्षा दिवस के मौके पे सभी का स्वागत है। आज हम लोग जुड़े हैं शिक्षा दिवस के मौके पे सभी उत्तर प्रदेश के सभी ऐसे युवा शिक्षक जो अपने बारे में आज बताएंगे हमें। आज के शिक्षक दिवस के महत्वपूर्ण मौके पर बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ने वाले सभी शिक्षकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ने वाले साथी हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब, प्रोफेसर, पूर्व विभागाध्यक्ष, समाज कार्य विभाग, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। प्रताप भानु सिंह, सामाजिक चिंतक, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी स्कूल, सैदपुर कालपी। सुनीता लकड़ा जी, युवा शक्ति कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश, जनजातीय अधिकार कार्यकर्ता, झारखंड। पूजा देवी, समाज सेविका एवं सामुदायिक शिक्षक, कदौरा कालपी। दीपक निरंजन साहब, सहायक अध्यापक। सबसे पहले आमंत्रित करूंगा सुनीता लकड़ा जी को कि वो आए और बहुत ब्रीफ में युवा शक्ति के बारे में बताएं और हमारे शिक्षकों का स्वागत भी करें। सुनीता लकड़ा जी। थैंक यू अब्दुल, मौका के लिए। शिक्षक दिवस के मौके पे बुंदेलखंड के सभी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। युवा शक्ति जो कार्यक्रम है बेसिकली विधान को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम यूपी जालौन जिला के 4 ब्लॉक में ये कार्यक्रम संचालित है। 50 पंचायत और 100 गांव कवर कर रहे हैं। भानु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक शिक्षक होने के नाते आज का दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। शिक्षक होने के नाते सर मैं ये कह रहा हूं कि ये दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम शिक्षक के साथ साथ सर एक समाज सुधार के लिए भी कार्य कर रहे हैं सर। और शिक्षक का पेशा सर एक ऐसा पेशा है जिसमें आप शिक्षा देने के साथ साथ भी कार्य कर सकते हैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने के लिए। हम सब लोग ये सोचते हैं कि भारत एक ऐसा अकेला देश है सर जहाँ पे शिक्षा के साथ साथ कोई शिक्षक ज्ञान भी देता है सर। केवल किताबी ज्ञान देना ही काफी नहीं है सर। हम किताबों के साथ साथ किताबों में जो हमें पढ़ाया गया है पढ़ाना, इसके साथ साथ हम अतिरिक्त चीजें भी अपने जो होनहार छात्र हैं उनको देते हैं। और सर हम लोगों के लिए तो सौभाग्य का विषय इसलिए है कि हम समाज के उस हिस्से में काम करते हैं जाके सर जहाँ पे शिक्षा की आवश्यकता अत्यंत ज्यादा है सर। हम ग्रामीण क्षेत्रों में उन क्षेत्रों में काम करते हैं जिन बच्चों के माँ बाप को शिक्षा के बारे में सर बहुत सारी जानकारी नहीं होती है। वो केवल इतना कर पाते हैं कि अपने बच्चों को विद्यालय तक भेज पाते हैं मुश्किल से। हमें सबसे पहले बेसिक चीजें जो है वो बनानी होगी। विद्यालयों में शिक्षक तो भेजने ही भेजने हैं, उनको सुविधाएं देनी होगी सर। और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं गार्जियंस की, जब तक वो पूरी नहीं होगी सर, शिक्षा का नंबर वो दूसरे और तीसरे नंबर पर लाते हैं सर। सामुदायिक शिक्षक बहन पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा जी, बुंदेलखंड में लाइट का एक बड़ा इशू है। गांव में लाइटों की स्थिति बड़ी खराब है, बिजली आती नहीं है। तो आप गांव में हैं, सामुदायिक शिक्षक हैं, तो प्लीज पूजा जी मुझे ये बताएं कि जब लाइट की दिक्कत में आप शिक्षा को कैसे सुचारू बनाती हैं। हाँ, तो सर लाइट तो अभी भी नहीं आती है और अभी भी नहीं आ रही है। तो लाइट का मतलब ये सिस्टम है कि हमारे यहाँ लाइट बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा उसका कोई टाइम नहीं है, क्या पता 2 दिन ना आए, बारिश के मौसम में तो आती ही नहीं है। तो बच्चे ज्यादातर लालटेन वगैरह से थोड़ा पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे तो मतलब आलस कर जाते हैं कि लाइट नहीं आ रही तो हमें नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है गांव में हमारे बच्चों को लेके कि अगर लाइट नहीं आ रही है तो कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि जिनके पास इमरजेंसी की सुविधा नहीं है,
मिट्टी की तेल से काम चलाते हैं, तो इस तरीके से बच्चे थोड़ा कम पढ़ पाते हैं। और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके यहाँ अगर लाइट की भी सुविधा है तो और इमरजेंसी भी है तो वो बच्चे थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मेन पॉइंट तो ये आता है कि लाइट हो या ना हो, लेकिन गार्जियन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चों के प्रति। आप तो काफी समाज से जुड़े हुए हैं और काफी बारीकियों को समझते हैं जाति और को लेके। तो मैं एक जानना चाहूंगा, जो नई शिक्षा नीति आई है, शिक्षा नीति के बारे में आप क्या जानते हैं और कैसे आपके जो आपके समुदाय के जो बच्चे हैं जिनको आपने बहुत मुश्किल से जोड़ा है और जो भेदभाव को खत्म किया है, उससे इस नई शिक्षा नीति से कैसे क्या असर पड़ेगा उनको? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि शिक्षा नीति सर कितनी भी बदल दी जाए, चाहे शिक्षा नीति बदले, चाहे शिक्षकों को पढ़ाने के तरीके बदले जाए, सर कुछ नहीं होने वाला है जब तक ग्रामीण क्षेत्र में सर मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं सर उनकी पूर्तियां नहीं होगी। सर आज हम कई ऐसे गार्जियन से सर मिलते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके सामने रोजी रोटी की समस्या होती है। सर जब विद्यालय में बच्चा 10 दिन आता है लगातार मेरे पास और इसके बाद किसी खेत में काम होने लगता है और अगर उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा वहां जाके 200 रुपए कमा सकता है तो वो विद्यालय नहीं भेजते हैं सर। तो वो विद्यालय ना भेज के खेत पे भेजते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमें रोजी रोटी की समस्या दूर हो रही है। सर तो सबसे पहले सरकारों को शिक्षा नीति के साथ साथ सर अन्य विकल्प जो है, अन्य मुद्दे जो है उनको भी हल करना होगा। कई जगह सर ये देखा गया है, हकीकतें जो है ये है कि सर सरकारी योजनाएं तो बहुत सारी चलती हैं, वृद्धावस्था पेंशन हो या कोई पेंशन हो या कई सारी सुविधाएं होती हैं सर, तो वो मुख्य लोगों तक है। मुख्य से मेरा तात्पर्य सर ये है कि जो जरूरतमंद है, असली हकदार है सर, उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। मैंने अपने गांव में सर ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जिनके पास खूब सारा साधन है, पैसा है, इसके बाद वो सरकारी सुविधाओं को लेते हैं, और कई ऐसे गरीब देखे हैं जो सर इनके पास कुछ नहीं है और उन्हें कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती है। सर तो हमें सबसे पहले मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी सर, तब हम शिक्षा का मतलब कुछ कर सकते हैं। गांव में पढ़ाने वाले शिक्षक यदि सर अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार हैं तो सुधार हो सकता है, और यदि कोई जरा भी लापरवाही हुआ सर तो कोई ऐसी मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के पास कि जो प्रत्येक स्कूल की मॉनिटरिंग कर सके। सर हकीकत ये है कि मॉनिटरिंग के नाम पे केवल कागजी खेल होता है सर, कागजी खेल होता है। कई ऐसी योजनाएं हैं सर, कई ऐसी योजनाएं हैं जो केवल कागजों में चल रही हैं सर। वर्तमान में सर मैं एक बहुत ज्वलंत मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूँ। कोविड के बीच में सरकार ने ये प्रयास किया कि हम बच्चों को घर पे ही स्मार्ट टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा देंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को आप 2 रुपए किलो अनाज देते हैं और फ्री में MDM बांटते हैं, उनके पास 10,000 का स्मार्टफोन कहाँ से होगा? वो शिक्षा कहाँ से ले सकते हैं? ये भद्दा मजाक है सर। आप कहते हैं कि उनके पास टीवी होगी, वो उस पर दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा लेंगे। हम ये कहते हैं उनके पास टीवी तो दूर, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, वो कहाँ से शिक्षा लेंगे? तो जो नई शिक्षा नीति है सर उसमें तो डिजिटलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि जब उनके पास बेसिक नीड्स जो है वो पूरी नहीं हो रही सर, डिजिटलाइजेशन कैसे हो पाएगा उनका? तो इससे तो जैसे कि लगता है कि एक तरह से खास वर्ग को वंचित रखने का की एक नीति है, जिससे कि वो और भी ज्यादा जो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो और भी पीछे छूट जाएंगे। हम राकेश जी से हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं और आपके स्कूल में किस तरह के बच्चे हैं, किस समुदाय से ज्यादा बच्चे हैं, और उसको कैसे आप देखते हैं कि जैसे ये लॉकडाउन के दौरान उनमें क्या क्या परिवर्तन आपको दिखा और क्या कठिनाइयां हुई जिसको आपने देखा कि उसको दूर करना चाहिए सरकारी स्तर पे या सामाजिक स्तर पे? देखिए, हमारा गांव सर इतना पिछड़ा हुआ है जहां पर हम पढ़ाने जाते हैं कि वो वहां पर सिर्फ आप पैदल जा सकते हैं 3 महीने 4 महीने बरसात के सीजन। आप वहां जो है सड़क की कोई सुविधा नहीं और आबादी भी बहुत कम है। आवाज आ रही है सर? जी आ रही आवाज आ रही है। तो वहां पर पढ़ाने की क्या, वहां जो मूलभूत सुविधा जो भानु जी ने बोल दिया पहले ही, लगभग सभी वही चीजें वहां पर। जब हम देखते हैं कि भाई अभी सरकार ने आदेश दिया कि नहीं आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उन्हें बच्चों को आप ऐड करिए।
अब ये बताएं सर कि उनके पास जब एंड्रॉयड फोन ही नहीं है और अगर किसी के पास मेड इन चाइना या बहुत ही सस्ते स्तर का मोबाइल है तो उससे वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक काम कर पाता है कि उसमें वो गाने सुन सकता है या अपनी मनपसंद कोई मूवी देख सकता है, सिर्फ इतना ही उन्हें नॉलेज है उनके गार्जियन। हमारा बच्चा भी आज ऑनलाइन पढ़ता है घर में, तो हम लोग बराबर बैठते हैं तब वो पढ़ाई हो पाती है। अब आप कल्पना करिए जहाँ 3-3, 4-4 बच्चे हैं जिस घर में, उनके माँ बाप दिहाड़ी के लिए जाते हैं या अपने खेतों में जानवरों को लेकर जाते हैं, वो अपने बच्चों को वो खुद ही नहीं जानते, वो बताइए आप ऑनलाइन कैसे पढ़ाई होगी। सिर्फ औपचारिकता तो हो सकती है लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती। तो हम लोग तो इतने बुरे दौर से गुजरना कि यहाँ खाना पूर्ति भी करनी है और हकीकत में कुछ नहीं है। अब सरकार कहती है कि नहीं आप टीवी से पढ़ाइए। टीवी की ये स्थिति कि हम जब जिस समय स्कूल में होते हैं कभी भी वहां पर लाइट नहीं होती, कभी भी लाइट, अभी हम जब से जा रहे हैं कभी भी वहां स्कूल टाइम में लाइट नहीं। और अगर लाइट एक बार खराब हो चुकी हो तो वो पता चलती कि 15 दिन में उस गांव में लाइट सही नहीं होती। ये स्थितियां है वहां पर। अत्यंत ही पिछड़े ही समाज के लोग हैं और सभी लोग वहां पर दलित तो पिछड़े ही जातियां हैं वहां पर अक्सर। तो कोशिश हम करते हैं कि हम अपनी तरफ से कितना बेटर कर सकते हैं उनके लिए। और उनके पास जो है जो मूलभूत संसाधन है, जैसे आप कॉपी तो किताबें तो सरकार द्वारा आती है लेकिन कॉपी नहीं है तो पेन नहीं है। तो ये तो हम प्रयास करते हैं कि अपने खुद ही लाते हैं, कॉपी भी देते हैं उन्हें, पेन भी देते हैं और मौके मौके पर अन्य जैसे पानी की बोतल दे दी या अन्य सुविधा हम प्रयास करते हैं अपने स्तर पर हम कितना कर सकते हैं। लेकिन सर चूंकि जो भानु जी ने कही बात वही है कि जब तक हम गार्जियन को सक्षम नहीं बनाएंगे तब तक शिक्षा में बहुत ज्यादा सुधार होने की कोई संभावना नहीं। आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे ये किसी विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज में समाज शास्त्र के विषय को पढ़ाते हैं, उनसे वास्ता है, और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी सरकार या हर सरकारी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज या शिक्षण संस्थान को सरकार फंड नहीं देगी, उनको अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी और अपने कोर्सेज वो कराने पड़ेंगे। तो ऐसे आपके जो संस्थान हैं या कॉलेज है उस पर क्या असर पड़ सकता है? क्या देख रहे हैं कि इस नई शिक्षा नीति आने से क्या उन बच्चों पे असर पड़ेगा जो गरीब हैं, जो बहुत गांव में से आते हैं, वो फी दे पाएंगे? या फिर आप जो फी बनाएंगे अगर पढ़ाते हैं तो क्या बच्चे उस पर टिक पाएंगे? ये शिक्षा नीति भी ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से 2014 का जुमला था अच्छे दिन आएंगे। ये नई शिक्षा नीति के बहाने वंचित तबका जितना है उसको उच्च शिक्षा से वंचित करने की एक सरकार की और कॉरपोरेट्स की सोची समझी साजिश है। ऑटोनॉमी के नाम पर जिस प्रकार से अभी भी जो उच्च शिक्षण संस्थान है, खासतौर पे विश्वविद्यालय जो राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वहाँ जिस तरीके से वंचित तबकों को, SC, OBC और माइनॉरिटीज को विभिन्न तरीके के उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है, उसी के एक आगे का षड्यंत्र ये नई शिक्षा नीति है जिसमें सरकार ने जैसे कि उन्होंने शुरुआती दौर के लिए जो आंगनवाड़ी केंद्रों को इसमें मर्ज करने की बात कही है, लेकिन साथ ही उन्होंने उसमें उस शिक्षा में जोड़ा है कि जहां 3000 विद्यार्थी नहीं होंगे वो शिक्षण संस्थान बंद होंगे। तो आप आज देख रहे हैं कि 95% एजुकेशन जो स्ववित्त पोषित ढांचे के अंतर्गत समाहित है। जितने भी हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट सेक्टर जो शिक्षा माफिया हैं, पूंजीपति हैं, उनके हाथों में है। जब आप स्वायत्तता की बात करेंगे तो मनमाने तरीके से फीसें निर्धारित करेंगे, इसमें सरकार का कहीं कोई रोल नहीं है। जो एडेड कॉलेज हैं और राजकीय कॉलेज हैं, जहां अभी भी प्रवेश की समस्या है, बहुत कम बच्चे वहां जा पा रहे हैं, तो उनको भी सरकार 3000 की संख्या कम होने के बहाने बंद करने की तैयारी में है। अभी महाराजगंज और पूर्वांचल के कुछ कॉलेज, शायद 5 राजकीय महाविद्यालय सरकार ने 3P मॉडल के आधार पे भेज दी है। जिस तरीके से सरकार की बढ़ रही है, शिक्षा में भी इन्होंने निजीकरण की घुसपैठ के बहाने सारी की सारी उच्च शिक्षा को कारपोरेट में सौंपने की तैयारी कर ली है। तो ऐसी स्थिति में
SC ST और OBC माइनॉरिटी के पास जब आर्थिक संसाधन नहीं है तो वो किस तरीके से हायर एजुकेशन में प्रवेश ले पाएगा। धीरे धीरे सरकार छात्रवृत्तियों पर भी लगातार अंकुश कस रही है। जो 0 फीस पे बच्चों के एडमिशन होते थे अब धीरे धीरे वो खत्म हो रहे हैं। जो बच्चों को स्कूल मिल रही थी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के और माइनॉरिटीज के, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ऑनलाइन और बायोमेट्रिक के बहाने लगातार नए नए तरीके के शिकंजे कसने की कोशिश की जा रही है, जो कुल मिला के SC ST OBC और माइनॉरिटीज को हायर एजुकेशन से अलग करने की साजिश है। मैं थोड़ा सा इस पे भी जानना चाहूंगा, जैसे कि ये तो हो गया, ये साफ दिख रहा है कि इससे कॉलेज पे प्रेशर बढ़ेगा, उनके आर्थिक संकट पैदा होगा, या फिर 3000 से कम बच्चे होंगे तो बंद कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन क्या एक और शिक्षा नीति में है, जैसे BA BSc को 4 साल तक करना है और MPhil को खत्म कर दिया जाएगा, इससे किस तरह का असर पड़ेगा? जैसे गरीब बच्चों पे जो पहले 3 साल में ही ग्रेजुएट हो जाते थे और ग्रेजुएशन होती थी कब मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी नौकरी में अप्लाई करने के लिए, अब उनको 4 साल पढ़ना पड़ेगा। क्या वो 4 साल अफोर्ड कर पाएंगे? 3 साल की जगह 4 साल का ग्रेजुएशन अफोर्ड कर पाएंगे वो सरकारें लगातार इस तरीके के पाठ्यक्रम और वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव वे में पेश करती हैं। पहले 2 साल का BA हुआ करता था, उसके बाद उन्होंने 3 साल का BA किया, अब ये 4 साल से उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज जोड़ के उन्होंने एक तरीके से बच्चों का 1 साल और बर्बाद करने की कोशिश की है कि हम 4 साल के कोर्स लाएंगे ताकि बच्चा जो भी उसका कैरियर का टाइम होता है वो अपने इसी तरीके के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में 4 साल, उसके बाद फिर 2 साल, फिर रिसर्च के जो अवसर कम होते चले जा रहे हैं उनके बहाने सरकारी नौकरियों से अलग करने की साजिश है। हम जानते हैं कि संविधान की धारा 21A में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, और ये नई शिक्षा की नीति आने से इसका उल्लंघन होगा। तो इसमें कैसे आप देख रहे हैं कि अगर वो ये नई शिक्षा नीति लागू होती है स्कूलों में, जैसे ही ये नई शिक्षा नीति सर लागू होगी बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं सर हमारे यहाँ पे। इससे पहले सर हमारे यहाँ होता क्या था, जो आंगनवाड़ी केंद्र होते थे सर वो अलग होते थे, वहां पे बच्चों को तैयार किया जाता था, छोटे बच्चों को। अब इसी नई शिक्षा नीति के नाम पे पहले तो आंगनवाड़ी केंद्रों को एक तरीके से खत्म किया जा रहा है, वो स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है। वहां पे प्राइमरी स्कूलों में मर्ज करने के बाद सर एक चीज और कि हमारे यहाँ जैसे नए शिक्षकों की जो आवश्यकता थी, उन्होंने एक आंगनवाड़ी में जो सहायिका थी उसको वेतन तो सर वो ही देंगे, और शिक्षक की पूर्ति वहां से करने चाह रहे हैं वो कि हम एक आंगनवाड़ी सहायिका जो है या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है उसके माध्यम से शिक्षकों की पूर्ति तो कर देंगे वो, लेकिन उनको वेतन नहीं देंगे। दूसरे तरीके से वो मार रहे हैं उनका हक, और इधर हमारे यहाँ जो एक शिक्षक की और नियुक्ति होनी चाहिए थी वो कम कर दिया उन्होंने। तीसरा सर नई शिक्षा नीति से हम जो देख रहे हैं सर कि जो जितने विदेशी विश्वविद्यालय हैं सर उनको आने की एक तरीके से खुली छूट मिल गई है अपने यहाँ, वो आ सकते हैं आसान से। तो अब सर विदेशी विश्वविद्यालय तो छोड़िए, हमारे यहाँ जो गरीब तबका है, चाहे OBC का हो, चाहे SC का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो सर, वो अपने यहाँ के विश्वविद्यालय हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो विदेशी विश्वविद्यालय में कौन पढ़ेगा? ये तो उसी प्रकार का एक मजाक हो गया कि हमारे यहाँ लोगों को सामान्य ट्रेनों में चलने के लिए पैसा नहीं होता है, आप बुलेट ट्रेन ला रहे हो, बुलेट ट्रेन में बैठेगा कौन आपके? ये उसी प्रकार से सर नई शिक्षा नीति है। और हम जैसे लोगों को तो और ज्यादा दिक्कत होने वाली है कि अभी तक ये होता था कि हम लोग कैसे भी करके गांव में मदद करते थे लोगों की सर, अब नई शिक्षा नीति में हमको और जकड़ा जा रहा है, हम लोग हमारे ऊपर शिकंजा और कसा जा रहा है। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं लाई जाती हो, चाहे सरकारी नई शिक्षा नीति हो चाहे और कोई हो सर, हमें पढ़ाने से रोका जाता है इन चीजों में, हमें उलझाया जाता है अन्य कामों में, हमें डिजिटलाइजेशन के नाम पर, हमें कई कानूनों के नाम पर, कई नियमों के नाम पर हमें केवल उलझाया जाता है, हमें पढ़ाने के लिए रोका जाता है एक तरीके से। ये हमने कई बार ये प्रयास किया सर, हमने सुझाव दिए कि आप हमारे विद्यालयों में मिड डे मील बंद कर दीजिए, हमारे विद्यालयों में फ्री की जो बुक्स हैं आप बंद कर दीजिए, आप केवल एक निश्चित तरीके की शिक्षा प्रणाली लाइए, अच्छे अध्यापकों को लाइए, अच्छे विद्यालय बनाइए, आप इतना कर दीजिए। जहां पे जरूरत सर इतना व्यवस्थाएं गड़बड़, जहां पे 6 अध्यापकों की जरूरत है वहां पे 1 अध्यापक से हम लोग काम चलाते हैं सर, क्या शिक्षा देते होंगे हम लोग, आप समझ लीजिएगा।
आज 89 की संख्या है सर। हम केवल 2 अध्यापक बहुत दिन से चला रहे हैं। कई हमारे पास में सर ऐसे स्कूल हैं जिन पे 300 बच्चों की संख्या है, वहां पे 2 अध्यापक चला रहे हैं। तो 300 बच्चे जहां पे होंगे सर, 2 अध्यापक क्या पढ़ाएंगे? नई शिक्षा नीति नहीं, आप कोई सी शिक्षा नीति लाइए, जब तक पैरामीटर आप पूरे नहीं करेंगे, जो मूलभूत चीजें विद्यालयों की नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक आप खड़ा नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। कई जब कॉलेजेस अगर या स्कूल बंद हो जाएंगे, जो सरकारी नौकरियों पे शिक्षक हैं, आगे क्या करेंगे? क्या उनके पास कोई ऑप्शन है? जैसा कि हमारे विभाग में ही सर, मैं आपको बताता हूँ, हमारे विभाग में अभी एक सर्कुलर आया हुआ है सर। अभी उसका ये बताया गया उसमें कि यदि किसी विद्यालय में 15-20 बच्चे होंगे, 20 बच्चे से कम होंगे, तो उस विद्यालय को बंद कर दिया जाएगा। उस बिल्डिंग को किसी और किराए पे दे देंगे, किसी और को दे देंगे, लेकिन वो विद्यालय बंद होगा। विद्यालय बंद करने का सर सीधा सीधा असर उस गांव के बच्चों पर जाएगा। जो उस गांव में भले ही 20 बच्चे हों, तो उन 20 बच्चों की शिक्षा चौपट होगी सर। 20 बच्चों की शिक्षा चौपट होगी, वो पास के गांव में भेजे जाएंगे। अब असुरक्षा की भावना भी होती है गांव में, इतना बहुत अच्छा माहौल नहीं है कि आप पैदल गांव में बच्चियों को बड़ी दिक्कत होती है सर, उन बच्चियों को आप वहां तक भेज सकें। तो सरकार जो भी कदम उठा रही, मेरे हिसाब से सर सारे गलत कदम है। जैसे स्कूल बंद करने वाली बात सर, बड़े स्कूलों को तो छोड़िए सर, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज तो छोड़िए सर, वो प्राइमरी स्कूल बंद करने जा रहे हैं सर। आप समझिए कि कई देशों में प्राइमरी एजुकेशन को क्या माना जाता है, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल को ही बैन किया जा रहा है, एक तरीके से बंद किए जा रहे हैं स्कूल। अब इसके बहाने रोजगार भी छीना जाएगा और एजुकेशन का जो सिस्टम, उसको भी बर्बाद किया जा रहा है सर। आप एजुकेशन देना चाह रहे हैं और नहीं भी देना चाह रहे हैं, दोनों तरीके से काम कर रहे हैं। अगर देना चाह रहे हैं तो स्कूल आप बढ़ाइए। जहां पे जिस गांव में अगर 20 बच्चे हैं, तो उनका अधिकार है कि उन्हें कैसे भी शिक्षा मिले, ये उनका अधिकार, राइट टू एजुकेशन में आपने दिया है कि उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। फिर आप उन्हें 2 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं सर, वो कैसे पहुंचेंगे वहां पे? अगर कोई बच्चा कोई बीमार है तो वो नहीं जा सकता, फिर अगले दिन के लिए वो तो गया। वो जो 2-4 दिन स्कूल नहीं जाता है, फिर वो पेंडिंग हो जाता है सर, तो वो ड्रॉप आउट ही होता है सर। फिर उसके लिए सिवाय सामुदायिक शिक्षा के अलावा कोई भी चारा नहीं बचता है सर। हम लोगों का रोजगार छीना जाएगा, हम लोगों के स्कूल बंद किए जाएंगे और नए जो रोजगार सृजन होने थे वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि नए जब आंकड़े आएंगे तो उसमें दिखाया जाएगा कि इतने विद्यालय हैं और इतने अध्यापकों की जरूरत है हमें। तो रोजगार भी खत्म हो रहा है सर, एजुकेशन की पॉलिसी डिफेक्ट हो रही सर, बिल्कुल बेकार है सर, कहीं कुछ नहीं होने वाला है सर। तो ये जैसे आपने बताया कि एक तो असुरक्षा की भावना और सामुदायिक जो शिक्षा है उस पर ज्यादा भीड़ होगी। तो मैं पूजा जी से जानना चाहूंगा, जो सामुदायिक शिक्षक होने के नाते उनके लिए कैसा लगता है? आज शिक्षा दिवस के अवसर पे तो मैं अपने जो मेरे समुदाय के बच्चे हैं, ज्यादातर लड़कियां ही हैं जो कि पढ़ती नहीं हैं, स्कूल नहीं जा पाती हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ थोड़ा मजदूरी के लिए भी चली जाती हैं कभी कभी, तो स्कूल नहीं जा पाती हैं। तो वो लड़कियां मतलब अभी तो इस साल तो कुछ सेलिब्रेट नहीं किया है, क्योंकि ये कोविड-19 के चलते। तो अभी समुदाय शिक्षा केंद्र भी कुछ दिनों से थोड़ा लो चल रहा है। तो बाकी पिछले साल जो किया था तो वो अच्छा किया था, हम लोग केक भी लाए थे और जो बच्चे हैं उन्होंने गिफ्ट दिया था, किसी ने पेंसिल, किसी ने रबर, किसी ने पटरी, ऐसे। तो वो छोटे बच्चे हैं और ड्रॉप आउट हैं, सब ऐसे ही कोटे के हैं, और जो कि नहीं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, प्राइमरी में भी जाते हैं तो कभी कभार चले जाते हैं। और हमारे यहाँ जो प्राइवेट है स्कूल, तो वो 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है दूसरे गांव में, तो वो कोचिंग भी नहीं जाते, पढ़ते भी नहीं, तो उन्हीं को मैं 2 घंटा हर रोज समय दे देती हूँ सुबह सुबह। तो वो सुबह सुबह पढ़ने आते हैं, तो आज मुझे अच्छा है, अच्छा लग रहा है और अच्छा फील हो रहा है। और कई बच्चियां और बच्चे आए भी, मिस भी कर गए, क्योंकि अभी तो मैं कॉलेज से ही आई हूँ यूनिवर्सिटी भर के, तो सुबह से ही 2-3 लोग आ चुके थे बच्चे, तो फिर मैं जस्ट अभी आई, तो अभी कुछ भी लड़कियां मतलब आई हैं तो बोल के गई हैं कि आज का दिन मतलब सभी लोग होते एक साथ तो अच्छा रहता। तो मैं अपने आप में भी 3 साल से जैसे चला रही हूँ, तो अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं इस मुकाम तक हूँ, और आगे भी सोच रही हूँ कि हर गांव में एक शिक्षा केंद्र होना चाहिए। जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं और माँ बाप ज्यादातर मजदूरी पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो पेट भरने के लिए भी उनको वो भी जरूरी है, तो वो बच्चों को ज्यादा नहीं कर पाते। तो मेरा भी यही कहना है कि हर गांव में एक अगर शिक्षा केंद्र हो, तो जो छोटे बच्चे हैं तो वो ज्यादा तो जाएं कि थोड़ा हिंदी तक पढ़ ले,
ये बताइए, जैसे कि अभी लॉकडाउन हुआ, इसमें वो बच्चे स्कूल से कनेक्ट हो पाए हैं जिनके पास मोबाइल है, जो शहर में बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट की व्यवस्था है, वो कनेक्ट हो पाए हैं। क्या सामुदायिक जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को उस तरह से कनेक्ट कर पाई हैं गांव में? नहीं नहीं सर, अभी तक मेरे समुदाय में 45 स्टूडेंट हैं, बट 45 में 2-3 लोग ऐसे हैं कि जिनके बड़े भाई हैं या बड़े अंकल हैं, वो स्मार्टफोन चला रहे हैं, बाकी किसी के घर में नेट सुविधा नहीं है। तो वो कनेक्ट बिल्कुल नहीं है, वो तो मतलब अपना घर ही पे थोड़ा बहुत देखते हैं, बाकी तो नहीं है, इंटरनेट सुविधा बिल्कुल नहीं है। और जो प्राइवेट हैं, तो प्राइवेट भी हैं, तो जो पढ़ने जाते हैं तो उनका भी मतलब कोई नेट से कोई सुविधा नहीं, ना कोई लेना देना, ना कोई पढ़ रहा है। जी, तो जैसे राज्य सरकार ने कहा है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना देना है, स्कूल में सारे क्लासेस के व्हाट्सएप से अब पढ़ाएंगे, तो उस दिशा में अगर ये होता है, आगे चलने का ये अगर न्यू नॉर्मल हो जाता है, यानी कि ये एक तरह से व्यवहारिक हो जाएगा कि सब लोग अपने व्हाट्सएप क्लास करेंगे, स्कूल आने की जरूरत नहीं होगी, वैसे केस में आपको क्या लगता है, जो आप जिस गांव में रहती हैं, जिन बच्चों को पढ़ाती है, खास करके जिन महिला छात्र जो बच्चियां हैं उनको जो पढ़ाती है, उनको क्या लगता है कि आगे उनका भविष्य कैसा होगा? नहीं, बिल्कुल सर, बात ये है कि नहीं, लड़कियों की हो गरीब, मतलब जो लड़कियां हैं समुदाय की, चाहे लड़के हो, उनका मतलब आगे का भविष्य बिल्कुल जीरो है। क्योंकि जब सोचिए आप कि जिनके पास एक छोटा सा रोजगार है, मजदूरी करने जाते हैं, तो वो प्राइमरी मतलब जाते हैं बच्चे पढ़ने, लेकिन अगर मजदूरी करने माँ बाप जा रहे हैं तो कभी कभार खेत खलियान वो भी चले जाते हैं, लेकिन नेट सुविधा या व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप बना के गांव के बच्चे नहीं पढ़ सकते, उनके पास इतनी सुविधा नहीं है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जो कि अभी तक कुछ सीखे हैं, कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, वो बेचारे एकदम से जीरो हो जाएंगे। तो वो तो अभी भी इस बात को लेके बहुत ज्यादा मतलब सोचते हैं कि नहीं, हमारे पास मोबाइल नहीं है तो क्या दीदी हम अब पढ़ नहीं पाएंगे, उनका तो यही एक सवाल है। तो वो तो यही सोचते रहते हैं कि अगर मोबाइल नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये सरकार अगर जैसा कर रही है तो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि सोचिए जरा कि समुदाय में इतनी सुविधा नहीं होती उन लोगों के पास जिनका पेट भरने के लिए अगर एक दिन मजदूरी नहीं जाते हैं। और फिर ये लॉकडाउन चला, इस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, मात्र गरीब लोगों को सबसे ज्यादा हुई है प्रॉब्लम। तो वो नेट सुविधा उपलब्ध अगर बच्चों को करते हैं तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक घर में एक बच्चा तो है नहीं, किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 3 हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों का गांव में बिल्कुल एकदम से उनकी शिक्षा वो हो रही है। ऐसे नेट सुविधा से तो सिटी के शहर के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, और वो भी ऐसे पढ़ सकते हैं अगर उनके माँ बाप थोड़ा उनके लिए भी टाइम दे, और देते भी होंगे जिनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ते होंगे शहरों में। लेकिन गांव में अगर माँ बाप टाइम, जो प्राइमरी पढ़ रहा है या मैं मतलब दे रही हूँ कोचिंग, उनके लिए अगर वो 1 घंटे नहीं दे पा रहे, क्योंकि पूरा डे मजदूरी करेंगे तो शाम को आराम से खाना खा के वो आराम ही करना चाहेंगे, बच्चे पे ऐसे नेट पे वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं यही कहना चाहूंगी कि गांव के बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि क्या है परेशानी। अब मैं तो डॉक्टर नईम साहब से मैं जानना चाहूंगा कि क्योंकि वो कॉलेज में बच्चों को जो थोड़ा सा होशियार हैं, जो बच्चियां हैं जो थोड़ी होशियार हैं, उनसे वास्ता पड़ता है, तो मैं जानना चाहूंगा नईम साहब से कि कैसा प्रभाव पड़ा है ये लॉकडाउन के दौरान। अगर गाँव में उनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो क्या वो एक्सेसिबल हैं, क्या उनको लगता है कि वो कर पाएंगे कुछ आगे जो कोर्सेज हैं, या सिर्फ ऐसे ही पास आउट कर जाएंगे बिना पढ़े? एक तो सर अभी मैं 6 जुलाई से, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी खुल गई सरकार के शासनादेश के विपरीत, तो उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदेश किया कि 3 दिन आधा स्टाफ, 50% स्टाफ 3 दिन क्लास पढ़ाएगा, 50% बाकी, वो भी डिपार्टमेंट आके। तो अब तक का एवरेज जो परसेंटेज है वो पीजी में करीब 40% बच्चे पार्टिसिपेट किए ऑनलाइन क्लास में, और यूजी में लगभग 10%। तो ये जो 10% है वो भी लोकल के ही, झांसी के, और जो साधन संपन्न तबका है
उन परिवारों के बच्चे जुड़े। बहुत ही दुखद स्थिति रही कि जो रिमोट एरिया के, बुंदेलखंड के रिमोट एरिया के जो बच्चे हमारे यहाँ यूजी और पीजी में एडमिशन लेते हैं, वो किसी भी तरीके से नहीं जुड़ पाए। उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति है, कहीं ना कहीं उनके पास संसाधनों का अभाव है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही चुपके से या धोखेबाजी से अभी जियो ने किस तरीके से रेट बढ़ाए। जो पहले 299 का वाउचर 3 महीने का था, पर 399 किया, 599 उसका हो गया है। तो गांव के या शहर के भी जो लोग हैं, बहुत सारे शहर के लोग हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं, तब जाके शाम को कुछ अपना खाने की व्यवस्था कर पाते हैं। तो ऐसे परिवारों के बच्चे किस तरीके से नेट की सुविधा लाएं, किस तरीके से स्मार्टफोन लाएं, सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। और बहुत ही सरकारों के अपने अपने अजीब तरीके के तर्क होते हैं कि वो पिज्जा खा सकते हैं, वो बिरयानी खा सकते हैं, वो ये खा सकते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते हैं, घर में तो डीटीएच से भी हम पढ़ाई करा रहे हैं, वगैरह वगैरह। सरकारों के अपने तर्क हैं। लेकिन कुल मिला के जिस तरीके से सरकार ये जो पूंजीवादी अप्रोच लेके, अगर आप कभी झांसी आए हों तो आपने देखा हो कचहरी चौराहे पे गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, और उससे 1 किलोमीटर की दूरी पे कैंट एरिया में एक एसपीआई गर्ल्स इंटर कॉलेज, दोनों भी गवर्नमेंट के हैं। किसी जमाने में इनके यहाँ 1,500-2,2 हजार एडमिशन हुआ करते। आज स्थिति है कि लगभग डिग्री कॉलेज में 126 एडमिशन और इंटर कॉलेज में लगभग 250 एडमिशन। तो ये जो इस नीति के तहत जो अरबों रुपए की जमीन है, वो सरकार इन पूंजीपतियों को या भूमाफियाओं को 3P मॉडल के अंतर्गत देगी, और उसके बाद कोई पुरसाहाल नहीं होता है कि इस तरीके की जमीनों का क्या हुआ है। तो जो रिमोट एरिया के बच्चे हैं उनसे फिलहाल तो पढ़ाई बिल्कुल कोसों दूर है, उनके लिए दूर का सपना है ये। जी नहीं साहब, आप जो ये लॉकडाउन पीरियड में है, तो आप लोगों ने कैसे इनेबल किया? जैसे कि शिक्षा व्यवस्था जो है आपके कॉलेज में, क्या आपके कॉलेज में इंटरनेट की सुविधा है? क्या बच्चे उसका फायदा उठा पाते हैं? नहीं, यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट में तो है इंटरनेट की सुविधा, कई डिपार्टमेंटों में लैब भी है, और पूरी यूनिवर्सिटी को वाईफाई करने की कोशिश की जा रही है। तो जब बच्चे कैंपस में रहते हैं तब तो वो ये सुविधाएं उठा लेते हैं, लेकिन वहां भी बहुत तरीके के डिस्क्रिमिनेशन का उनको भेदभाव के भी शिकार होते हैं। अगर हेड या कोऑर्डिनेटर उनकी ही कास्ट का है या उस तरीके की सोच रखता है, तो वो जो एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज हैं उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, या जो उनका टाइम स्लॉट होता है वो इस तरीके का टाइम उन बच्चों को बांटते हैं कि लगभग यूनिवर्सिटी बंद होने के बाद है। तो वो जो नेट की सुविधा है, बच्चे लैब में जाके अपना प्रयोग करना चाहते हैं, अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो बच्चे उन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी हम लोगों ने घर से क्लासेस तो पढ़ाई हैं, लेकिन क्या कनेक्टिविटी रही और कितने, जब अभी हम लोग यूनिवर्सिटी में बैठ के क्लास ले रहे हैं तब हालात ये है कि 10 से 20% ही विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। और अभी यूनिवर्सिटी ने आदेश भी कर दिया है कि आपको पूरे हफ्ते भी आना है और इसके साथ साथ अगले हफ्ते सेशनल भी लेना है। अब जो 90% बच्चा शेष बचा है जो सेशनल से वंचित होगा, अब अगर वो सेशनल देना चाहता है तो 500 रुपए वो अपना नेट पेमेंट भरे, या फिर उसका ईयर बैच जाएगा। अगले साल जब वो जूनियर बैच के साथ एग्जाम दे तब फिर उसकी क्या मनोदशा होगी कि हम तो घर में थे, हमारी क्या गलती है। तो बच्चे हो सकता है कि इस फ्रस्ट्रेशन में, इस डिप्रेशन में कुछ और भी गैर जरूरी कदम उठा लें जो न कि उनके लिए फायदेमंद हो, न उनके परिवार के लिए हो। तो कुल मिलाकर जिस तरीके का एक अफरा तफरी का माहौल सरकार ने बनाया हुआ है कोविड-19 के नाम पर, जिस तरीके से सरकारें, जो उनकी सोच रही है, जो उनकी एलिट क्लास की सोच है, जो उनकी पैट्रियार्की सोच है, जो उनकी मनवादी सोच है, जो उनकी कैपिटलिस्ट अप्रोच है, वो सारे एजेंडे वो इसी ड्यूरेशन में करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं रेलवे का क्या हश्र हुआ है, एयरलाइंस का क्या हश्र हुआ है, बैंकों का क्या हश्र हुआ है। जिस तरीके से लगातार मर्जर करने की प्रक्रिया चल रही है, लोगों को नौकरी से निकालने
की प्रक्रिया चल रही हैं, स्कूलों से बच्चों को बेदखल करने की प्रक्रिया चल रही है। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय का एक सर्कुलर आया है कि प्रत्येक डिग्री कॉलेज और प्रत्येक यूनिवर्सिटी को कम से कम 5 वेबिनार आयोजित करना है हायर एजुकेशन पॉलिसी के फेवर में। अब इस तरीके की जो गलत चीजें हैं, इस तरीके की जो जबरदस्ती के मनमाने जो उनके शासनादेश हैं, उसको लेके अब चूंकि अधिकारियों के भ्रष्टाचार या कुलपति के पास अगर पत्र आया तो उन्होंने विभागों को कर दिया। अब विभागों के लिए मैंडेटरी है कि वो आयोजन कराएं, उस पर उनकी इच्छा है या नहीं है, सहमति है या नहीं है, लेकिन जब कोई जियो निकल गया है तो वो तो उनके ऊपर मैंडेटरी हो गया। उसी तरीके से लगातार पढ़ रहा हूँ अखबारों में कि प्राइमरी एजुकेशन वालों के ऊपर, इंटरमीडिएट के जो टीचर्स हैं उन पर भी दबाव है कि जो उनके लीडर्स हैं कि वो शिक्षा नीति के समर्थन में अपने स्टेटमेंट दें। भले ही भय, भूख और बीमारी के समाचार अखबारों में ना आए, लेकिन इस पॉलिसी के फेवर के समाचार उस वेबिनार को 5-5, 6-6 कॉलम में प्रकाशित किया जाएगा कि हाँ भाई नई शिक्षा नीति आएगी, रामराज आ जाएगा। कुल मिला के मैं जो देख रहा हूँ प्राइमरी का उनका जो स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि मैं शिशु मंदिर विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ, तो कुल मिला के उनका वही जो अपना विद्या भारती का सिलेबस है, इतिहास संकलन समिति के बहाने जिस तरीके से वो अपनी वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जो अपनी कथित प्राचीन परंपराएं हैं उनको थोपना चाह रहे हैं पूरे के पूरे देश पर, और एक देश का एक ढांचा ही बदलना चाहते हैं। ये नई शिक्षा नीति के आड़ में सरकार अपना ये काम कर रही है। इसके लिए पूरी सिविल सोसाइटी को, पूरे जितने भी सीबीओज हैं, जितने भी सामाजिक चिंतक हैं, उनको बहुत ही गंभीरता पूर्वक सोचना होगा और बिना डरे इन सब के खिलाफ संघर्ष करना होगा, क्योंकि समाज से सामाजिक संघर्ष, सामाजिक आंदोलन ये धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। लोग डरे हुए, पूरा का पूरा समाज भय के वातावरण में जी रहा है। अरे मुझे पुलिस बंद कर देगी, मुझे जेल में डाल देगी, जमानत नहीं होगा। अगर यही सब होता तो ना तो देश आजाद होता, ना अभी तक संविधान बनता, ना इतने हमारे लिए जितने भी कल्याणकारी कानून बने वो भी नहीं बन पाते। तो कुल मिला के सरकार नई शिक्षा नीति के बहाने वंचित तबकों को केवल प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल तक शिक्षित करके उच्च शिक्षा से परे धकेलना चाहती है। और आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज का हायर एजुकेशन में कुल 4%, हमारे यहाँ 60 का बैच है। मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ एक भी माइनॉरिटी का एडमिशन नहीं है। बच्चे लेना चाहते हैं, जब फीस सुनते हैं तो वो बैक हो जाते हैं। एससी का तो ये है कि 0 फीस पर एडमिशन हो जाता है, सरकार उन्हें रिएम्बर्स कर देती है। अगर रिएम्बर्स नहीं करती तो वो बच्चा भी कोर्स छोड़ जाता है। कुलदीप और अमजद, रेहाना के ही साथी एक झांसी में है, मुकेश, उन्होंने एडमिशन लिया लेकिन उनकी फीस रिएम्बर्स नहीं हुई, उन्होंने कोर्स छोड़ दिया, 1 साल उनका बर्बाद चला गया। ये हमें बताइए, क्योंकि बच्चे जो आपके कॉलेज में आते हैं वो थोड़े से होशियार होते हैं, थोड़े से मतलब समझ जाते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो सवाल पूछना क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? अगर क्या हम उसको इस तरह से शिक्षित नहीं करते कि वो एक लीडरशिप डेवलपमेंट हो उनमें? देखिए, आज का जो यूथ है सवाल करने से भी डर रहा है और सवाल के बारे में सोचने से भी डर रहा है। जब तक वो सोचेगा नहीं, जब तक उस पर कोई भी एक्शन लेगा भी नहीं। उसके हाथ में ये मोबाइल का झुंझुना पकड़ा दिया, तमाम तरीके के टीवी चैनल, तमाम तरीके के गेम, तमाम तरीके की अन्य इस तरीके की इंटरनेट की चीजें उसके हाथ में थमा दी कि वो असली मुद्दों को सोच ही नहीं पा रहा है। और लगातार जो भ्रम का मायाजाल फैलाया जा रहा है सरकार के द्वारा या उनके सोशल मीडिया के जो एजेंटों के द्वारा, कि किस तरीके से देश में जो स्थितियां हैं उसके उलट तस्वीर पेश की जा रही है, तो बच्चा उस गुमराहियत के माहौल में वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या सही है या क्या गलत है। तो मैं भानु जी से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपके स्कूल में क्या ऐसी शिक्षा या लीडरशिप के बारे में कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो भी कल के लिए सुभाष चंद्र बोस को जाने और उनकी तरह बनना चाहें, या फिर गांधी की तरह बनना चाहें, या फिर अंबेडकर की तरह बनना चाहें? क्या हम उनकी बात करते हैं? क्या कुछ बच्चों में ये झलक दिखाई देती है कि क्या आगे चल के ये लड़का जरूर कुछ करेगा आज, या फिर सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित है बच्चे? जो एससी स्टूडेंट हैं सर, पहले तो वो बिल्कुल बोलना ही नहीं जानते थे। जब हमने उनका एडमिशन किया था सर, आज से
5 साल पहले सर। लेकिन आज जब वो 5th पास करके जा रहे हैं तो सर हम ये देख पाते हैं कि वो अपना जो अपने हक की आवाज है वो खुद उठाने की क्षमता रखते हैं सर। एक दो बार ऐसे स्कूलों में वाकया हुए कि यदि किसी जनरल कास्ट के बच्चे ने अगर कोई गलती की या उन्हें दबाने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब दिया, उस बात के लिए जवाब दिया। और इसके लिए सर हम करते क्या है सर, अपने स्कूल में एक तरीके से जो बाल संसद टाइप का होता है सर उसका गठन करते हैं हम लोग, और सबको प्रतिनिधित्व देते हैं बिल्कुल तरीके से सर। बच्चियों को भी प्रतिनिधित्व देते हैं सर हम, SC के बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चे, सबको, और उनका बाकायदा पदनाम रखते हैं कि आप इस प्रकार का, आपकी ये जिम्मेदारी है। और वो इस माध्यम से सर उनमें हम लीडरशिप के गुण जो है विकसित करते हैं सर। और जो कक्षा प्रमुख होता है वो तो सर हम लोग बनाते ही हैं। इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री कौन होता है तो उन्हें एहसास कराते हैं प्रधानमंत्री होता क्या है। और हम सब लोग सर प्रयास ये करते हैं अपने स्कूल में, मैं व्यक्तिगत अपने स्कूल की बात करता हूँ सर, कि मैं वर्ष में एक बार चुनाव भी करवाता हूँ। मैं उन्हें चुनावी प्रक्रिया से समझाता हूँ कि कैसे वोट डाले जाते हैं, क्या वोटर लिस्ट होती है, कौन कौन उसमें भाग लेता है, और फिर कैसे वोट डाला जाता है, बूथ बना के बाकायदा समझाते हैं। तो लीडरशिप के गुणों का विकास जो है सर हम अपने स्तर से बराबर करते आ रहे हैं। इसके लिए फिर उनके घर वालों को भी हम मोटिवेट करते हैं कि आपके बच्चे में ये अच्छाई है, इसको दबने न देना। अगर कहीं ऐसा घर में बच्चा आपसे कोई मांग करता है तो ये मत सोचना कि आपसे बच्चा जवाब दे रहा है, ये सोचना कि अपने अधिकार की मांग कर रहा है ये बच्चा। तो उनके गार्जियंस को भी समझाने का हम सब प्रयास करते हैं। और जहां तक बन पाता है सर हम प्रयास ये करते हैं, मेरे जीवन का ये लक्ष्य है सर कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनमें लीडरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक अपने हक की आवाज बच्चे नहीं उठाएंगे तब तक उनके पढ़ने का और लिखने का सर कोई मतलब नहीं। कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति हो, यदि वो अपनी बात नहीं कह पाता है तो वो पढ़ा लिखा होने का उसका कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा निरक्षर होना अच्छा है। राकेश जी, थोड़ा सा आप बताइए, आपके स्कूल में, आपके स्कूल में छात्र छात्राएं दोनों हैं या सिर्फ छात्रों को पढ़ाते हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ पर छात्र भी हैं और छात्राएं हैं। हाँ, तो ये बताइए, छात्राओं के परिदृश्य में क्या ऐसे जब कोई भी मीटिंग करते होंगे तो उसमें क्या नेतृत्व वाली जब बात आती होगी, क्या सिर्फ छात्र ही आगे बढ़ते हैं या छात्राएं भी उसमें आगे बढ़ के, छात्रों से आगे बढ़ के वो कदम उठाती हैं? किस तरह की ट्रेनिंग आप देते हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ पर हम पूरा पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मौका देते हैं, छात्राओं को भी पूरा मौका देते हैं। जैसे खेल में क्या होता है, पहले बच्चे कहते थे कि नहीं क्रिकेट हम लोग खेलेंगे और जो लड़कियां हैं वो अन्य खेल खेलेंगे, जैसे लूडो हुए, छोटे मोटे गेम। तो हमने कहा नहीं, क्रिकेट भी लड़कियां खेलेंगी, आप भी खेलोगे। उनके साथ में ही मैच कराते हैं। और जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है या कबड्डी है, तो हम ये नहीं करते हैं कि नहीं लड़कियां अलग खेलेंगी लड़के अलग खेलेंगे। एक तो जब हम एक साथ में इन्हें खेलने का मौका देते हैं, पढ़ने का मौका देते हैं, तो एक झिझक होती है वो दूर होती है। दूसरी बात, उनमें बोलने की या अपने, जो अभी भानु जी ने कही कि अपने अधिकार को लेकर के जागरूक होती हैं, लड़ती हैं कि नहीं मैंने ये रन दिया, आपने ये कैसा किया। और जब अगर हम उन्हें अलग अलग कर देते हैं कि कौन सा खेल ये खेलेंगी, या तो फिर वो पता चलेगा कि नहीं भाई इनका तो गेम अलग होता है, लड़कों का अलग। तो हम पूरे स्कूल में या पूरा वातावरण हमने ऐसे कर दिया है कि कहीं पर ये नहीं होता कि नहीं ये लड़का है या लड़की है, ये लड़की के लिए होता है सिर्फ स्पेशल है, या ये लड़कों के लिए। सभी कॉमन के रूप में ही उन्हें ट्रीट करते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। तो इसका हम अच्छा रिजल्ट भी दिखाई देते। जी सर। तो राकेश जी, बहुत अच्छा ये जो आपका सराहनीय पहल है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस एंगल पे पूछना चाहूंगा, क्या व्यवस्था को लेके, ये बड़े लेवल पे तो नहीं, सरकार के लेवल पे तो नहीं, स्कूल में जो व्यवस्था अगर खराब है तो क्या कभी किसी लड़की ने उसको आगे बढ़ के उसकी आवाज उठाई, उसका विरोध किया है कि इसे ठीक होना चाहिए? इस तरह का कुछ ऐसा आपको दिखा कभी? होता क्या है कि अक्सर जैसे कभी बच्चों को हमारे ऊपर विश्वास रहता है एक्चुअली। तो जैसे कभी खाना बना है या रसोईया ने खाना बनाया है और बच्चों को अगर लगा, उसमें बच्चा कोई भी वर्ग का हो सकता है, या लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। अगर उन्होंने लगा कि नहीं हमारे साथ ये कम रख रही हैं या कहीं चीटिंग हो रही है, हो सकता ना हो, लेकिन अगर उन्हें फील हुआ तो वो तुरंत बेझिझक हमारे पास आती, क्योंकि एक उनके अंदर विश्वास है कि अगर हम सर के पास जाते हैं तो सर मेरी बात को सुनेंगे। तो वो तुरंत हमारे पास आते हैं कि सर देखो वहां पर ऐसा हो रहा, वो हमसे ऐसे बोल रहे थे। तो हम कभी कभी हम भी जानते हैं कि वो गलत नहीं हुआ वहां पर, लेकिन क्योंकि उनका साथ नहीं तोड़ना चाहते तो हम अप्रत्यक्ष रूप से कह देंगे नहीं, हम देखते हैं, हम उन्हें डांटेंगे। और वहां पर हम उन्हें भी समझा देते हैं कि बच्चे अगर कुछ कहते हैं तो उन्हें आप नॉर्मली ही लिया करें। तो इससे क्या होता है कि एक तो उनके अंदर जो झिझक होती है
कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे सर से नहीं कहना चाहिए, तो वो दूर होता है बच्चों के अंदर, वो कोई भी हो एनीबॉडी। तो ये चीजें हम करते हैं अपने यहाँ पर। पूजा जी आपसे एक सवाल है, अगर आप सुन पा रही है तो। मैं, आप बच्चियों को पढ़ाती हैं, उसमें आप कभी आपको ऐसा लगा जी जी सवाल पूछने में हाँ अगर शिकायत है तो बोल नहीं पाती है, आपके खिलाफ है नहीं बोल पाती, या कुछ इस तरह से है कि जो उनके अंदर वो नेतृत्व क्षमता नहीं है, कि सामाजिक बंदिशों की वजह से हो या परिवार का दबाव हो, इस वजह से कि अगर ज्यादा बोलेगी तो बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा बोलती है, ये समाज में अच्छा नहीं है। तो क्या इस तरह की आपको देखने को मिली क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल मिली, शुरुआत में देखने को मिली। और मतलब एक दो फैमिली से ज्यादा मतलब रहा इस तरीके का प्रॉब्लम, और जिसकी अभी भी प्रॉब्लम है। तो जैसे एक घर में 4 लड़कियां हैं, एक बेटा है, तो वो अपनी 2 लड़कियों को मतलब पढ़ाना चाहते हैं, 2 को नहीं पढ़ाना चाहते। और जैसे कई लड़कियां ऐसा हैं कि थोड़ा लंबाई में जैसे बड़ी हैं, तो उनको घर वाले ही मतलब मना कर देते कि इस तरीके के गेम आपको नहीं खेलना है और इस तरीके की भागीदारी आपको नहीं करनी है। तो फिर ये बात सामने आती है कि नहीं, समुदाय शिक्षा केंद्र में समझाया जाता है उनको, एक मतलब लीडरशिप भी दी जाती है, स्पीच का भी मौका दिया जाता है कि नहीं आप मतलब सक्षम हो, लड़का भी कर सकता है वही काम, लड़की भी कर सकती है। और 2-3 फैमिली ऐसी हैं कि जहाँ लड़कों को सिर्फ सोचती है कि नहीं हमारा बेटा पढ़ रहा है तो हम अपनी लड़की को नहीं पढ़ाएंगे। तो वहां मैंने जाके कई बार मतलब बोला कि नहीं आप फीस नहीं तो आप क्या 1 घंटा नहीं भेज सकते हो, वो भी पढ़ जाएगी, उसे भी पढ़ने का मौका मतलब दिया जाए। तो शुरुआत में बहुत सारी दिक्कत रही बच्चियों के साथ, और बट अभी भी हैं कुछ ऐसे फैमिली की जिनके घर से लड़कियां नहीं आती हैं, सिर्फ ओनली लड़के ही आते हैं। तो होती है गांव में प्रॉब्लम, खेल कूद में भी होती है, पढ़ाई लिखाई में भी होती है, खाने पीने में भी होती है, और बच्चों का जो शौक होता है वो बच्चियों के भी होते हैं शौक, तो उनमें भी होती है। तो इस प्रॉब्लम को लेके थोड़ा कि ये ज्यादा बोलती है और इसे मतलब। पूजा जी आपसे एक आखिरी सवाल है, क्योंकि जैसे आजकल जैसे डॉक्टर नईम साहब ने बताया कि बच्चों में वो चीजें खत्म हो गई है, मोबाइल की ही दुनिया उनकी पूरी दुनिया है जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आपके यहाँ जो बच्चियां ज्यादा जो संपन्न परिवार से हैं, उनके पास स्मार्टफोन है, क्या लगता है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट उन पे ज्यादा है? ज्यादा लोगों से बात कम करती हैं, अब ज्यादा उनको सोशल मैसेजिंग में ज्यादा वक्त जाता है? कुछ इस तरह की चीजें आपको देखने को मिली क्या महिला छात्रों में? बिल्कुल, क्यों नहीं कि मतलब ऐसा होता है, जो महिला छात्र हैं अगर जैसे बीए और इंटर की जो छात्रा हैं, बीएससी की छात्रा हैं, अगर उनके पास स्मार्टफोन है तो उनका टाइम ज्यादा से ज्यादा मतलब उस पे आप देख लो तो ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई पे और उस पे नहीं जाता, सिर्फ फ्रेंडों पे ज्यादातर बिजी होते हैं, और उनका फोन काफी देर तक ऑनलाइन भी होता है। तो इस तरीके की समस्या है और देखने को भी मिल रही है। तो नेट की सुविधा से बच्चे को पढ़ना आसान तो है, बट लेकिन मेरे हिसाब से एक गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उस मोबाइल में सिर्फ एक ही ऐप से पढ़ाई। मैं पूछना चाहूंगा प्रोफेसर नईम साहब से पहले कि शिक्षक दिवस के मौके पे आज क्या आप संदेश देना चाहेंगे बच्चों को कि आज के हालात में वो कैसे अपने को तैयार करें, कैसे अपने को एक जागरूक नागरिक साबित करें, और क्या करना चाहिए हमें जो उनका मार्गदर्शन कर पाए हम एज ए शिक्षक? आज के हालातों में मैं बच्चों से केवल इतना कहना चाहूंगा कि वो पढ़ाई और कैरियर के साथ साथ सामाजिक सरोकारों के मुद्दे से जरूर जुड़ें। उनकी जिस भी क्षेत्र में रुचि है उस मुद्दे पर अपनी समझ विकसित करें, उस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी स्कॉलर्स हैं उनके संपर्क में आए और कुछ ना कुछ एक अच्छा काम अपने समाज के लिए जरूर करें, ताकि समाज में जो विसंगतियां हैं एक साथ तो खत्म नहीं हो पाएगी, लेकिन धीरे धीरे खत्म होने में उनकी जो भूमिका है अपने स्तर से वो जो भी अपना योगदान दे सकते हैं जरूर दें। आज की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इन सभी स्थितियों पर वो पढ़ाई और कैरियर की चिंता के साथ साथ इन मुद्दों पर भी चिंता करें कि आने वाले समय में जितना भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक
सिनेरियो है, इसमें कौन कौन सी तब्दीली आएगी और उनके तबकों पर या उनके ऊपर इन तब्दीलियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आज के बच्चे को सोचने की बहुत ही आवश्यकता है। और हम लोगों के लिए भी एक आत्मलोचन का समय है कि हम लोग भी बच्चों को, लीडरशिप तो तैयार हो जाती है, लेकिन जो आंदोलन की जमीन जो तैयार नहीं हो पाती है, कोशिश करने के बाद, मैं 12 सालों से विश्वविद्यालय में हूं, लेकिन जितना कैलिबर हमारे विद्यार्थी कुलदीप बौद्ध में रहा, उतना बड़ा मूवमेंट और कोई विद्यार्थी पूरे बुंदेलखंड में खड़ा नहीं कर पाया। तो 12 साल की मेरी एक पूंजी निकल के आई कुलदीप, उसके बाद रेहाना निकल के आए, अब्दुल ने भी मास कॉम किया, उसी समय से इनमें भी सामाजिक आंदोलनों और सामाजिक समस्याओं पर चिंतन करने की इनके अंदर एक जिज्ञासा रही और धीरे धीरे ये उन मुद्दों से जुड़ते चले गए। तो इस तरीके के लोग 2-4-5 साल में एक आध विद्यार्थी ऐसे निकलते हैं जो समाज के लिए कुछ देना चाहते हैं, समाज के लिए ही अपना सर्वस्व निछावर करना चाहते हैं। तो मैं विद्यार्थियों से यही अनुरोध करूंगा कि पढ़ाई और कैरियर के साथ साथ सामाजिक जिम्मेवारी भी उनके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है, कृपया उनका भी निर्वहन जरूर करें। भानु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। भानु जी, आपने काफी समाज के अलग अलग तबकों को प्रेरित किया है, काफी लोगों को एक ऐसे मिसाल कायम किया है जो कि दूसरे टीचर उससे सबक ले सकते हैं। तो इस परिदृश्य में आप एक कदम और आगे बढ़ के आज के हालात को देखते हुए बच्चे को कैसे तैयार करना चाहेंगे? सर, जहां तक मैं सोचता हूं सर कि हम सब जो भी साथी हैं हमारे, चाहे वो टीचर हों या हम जिस रूप में भी काम कर रहे हों, चाहे जहां काम कर रहे हों, हमारी सर सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम जिस जगह पे पहुंचे हैं, जिस संविधान की बदौलत पहुंचे हैं, जिन अधिकारों को हमने पाया है संविधान की बदौलत, तो हम बच्चों को वो सारी चीजें पढ़ाने के साथ साथ प्रतिदिन हम कैसे भी हो सके, जब भी हमें समय मिले, जहां भी समय मिले, हम अपने बच्चों को, अपने घर में भी सर, हम अपने बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करें, संविधान की जानकारी दें। जिन लोगों ने संविधान की रक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं अभी तक, जिन लोगों ने हम अपने अधिकारों की लड़ाइयां लड़ी हैं, उनको आदर्श के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करें। सर, होता क्या है कि हम लोग जब सक्षम हो जाते हैं तो हम संघर्ष भूल जाते हैं सर, हम सब आरामदायक हो जाते हैं सर। जब हम संपन्न हो जाते हैं सर, तब हम संघर्ष नहीं करना चाहते, हम फिर आराम करना चाहते हैं और अपने बच्चे को हम संघर्ष में नहीं धकेलना चाहते हैं। हम केवल ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा केवल जॉब करने लग जाए सर। हम चाहते ये हैं कि हम अपने बच्चों में संघर्ष की आदत डालें, हम अपने स्टूडेंटों में संघर्ष की आदत डालें कि किस प्रकार से हमारे अधिकार खत्म हो सकते हैं, हमें उनको कैसे रक्षा करनी है, हमें कैसे बचाना है। भविष्य के संकट को हमें उन्हें बताना जरूर है। प्रतिदिन जब मौका लगे, जहां मौका लगे, छोटे छोटे बिंदु होते हैं सर, कई बार छोटी छोटी बातों में बड़ी बातें बता दी जाती हैं। तो हम अपने सभी साथियों से, सभी शिक्षक साथियों से शिक्षक दिवस के अवसर पर यही कहना चाहते हैं कि केवल आप अपनी ड्यूटी करके इतिश्री ना कर लें, हम अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान दें जिससे कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए। जब तक उनके अंदर नेतृत्व का गुण नहीं होगा, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो बेकार हैं, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। दूसरों को तो मार्ग दिखाने की बात दूर सर, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो हमें पढ़ाने के साथ साथ हमें उनके अंदर नेतृत्व के गुण और सारे लोगों की जो भी कष्ट हैं उनको फील करने का भी भाव उनके अंदर लाना है कि उनके अंदर अगर सामने से कोई व्यक्ति, अपना साथी अगर कष्ट में है, तो उनके अंदर ये ना हो कि हम सक्षम है, हमें क्या करना। जब तक उनके अंदर ये भावना नहीं होगी कि ये दर्द हमारा है, ये लड़ाई, इनकी लड़ाई हमारी है, आज इनके साथ है, कल हमारे साथ भी हो सकती है, अगर ये गुण नहीं होंगे सर तो कुछ नहीं होने वाला। तो हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि बच्चों में नेतृत्व के गुणों का विकास करें, उनके अंदर समझ विकसित करें, उनके अंदर लड़ने की क्षमता विकसित करें। हमें आराम वाली पीढ़ी नहीं बनानी है सर, हमें संघर्ष वाली पीढ़ियों का निर्माण करना है। अगर हमें आगे बहुत समय तक इस हालातों से दूर रहना है, इन हालातों से बचना है, तो हम पहले संघर्ष की पीढ़ियों का निर्माण करना है सर, और वो सबसे पहले हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी सर। बहुत शुक्रिया। तो ये मैं अब आखिर में अब्दुल से मैं जानना चाहूंगा कि 2017-18 का दौर था, हम लोग विश्वविद्यालय के छात्र नईम सर के संपर्क में थे, लगातार विश्वविद्यालय में
एक एक्टिविटी, एक मूवमेंट को खड़ा करने की कोशिश की। रोज हम लोगों को इकट्ठा करते थे कि किसी एक मुद्दे पर लड़ा जाए, किसी मुद्दे पर बात की जाए। नईम सर की एक बात जो पिछले जब से हम उनसे जुड़े हैं तब से आज तक प्रासंगिक है, और मेरा ये मानना है कि आगे आने वाली पीढ़ियों पर वो लागू रहेगी कि छात्र किसी और मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। उनके पास मोबाइल का झंझुना है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कुछ चीजें आई, उन्होंने कमेंट करा, उनकी पूरी शक्ति का वहीं उपयोग हो गया। इसके बाद वो किसी मूवमेंट की तरफ बढ़ना नहीं चाहते, खासकर बुंदेलखंड जैसे हिस्से में जहां मूवमेंट की, आंदोलन की बड़ी जरूरत है। कुलदीप जैसे लोग बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से जमीन के लोगों को जोड़ करके एक मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं। शिक्षक दिवस है तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर नईम का और उनके साथ पढ़ाने वाले तमाम शिक्षकों का, जिन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत से हम जैसे लोगों को तैयार कर दिया कि आप जाइए और ये समाज अब आपके जिम्मे है, आपको इनकी जिम्मेदारियों को उठाना है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल। और मैं तो बहुत उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि ये जो शुरुआत है, जैसे आप लोग जैसे शिक्षक जिस तरह की सोच रखते हैं, हमें तो लगता है कि अब अकेले नहीं है, ये शायद एक शुरुआत है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे ये चेन बना रहेगा और आगे भी हम लोग ऐसे लोगों से मिलते रहेंगे। इसी के साथ सभी का शुक्रिया।